हेलो एवरीवन। तो अब रूटिंग को जब डुआन रिजेक्ट करके चला जाता है कहीं और ठहरने के लिए, तो वो बैठी अपने वीआईपी रूम में ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती है। उसने सारे लोगों को अपने शोर से जमा कर लिया था और लिन भी उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाती है। लिन ये सुनकर फैसला करती है कि वो डुआन के बारे में जाकर फैंग से बात करेगी, क्योंकि वो फैंग का क्लोज फ्रेंड लगता था। फैंग उस समय अपने टेंट में सो रहा होता है और उसका बाहर पहरा देने के लिए वैन लेटा हुआ था, ताकि ये रात को कहीं लिन से मिलने न निकल जाए। लिन अब बीच पर फैंग को मिलने के लिए बुलाती है। फैंग भी टेंट के पिछले रास्ते से निकलकर वहां पहुंच गया था। लिन वहां पर टिंग का नाम तो नहीं लेती, लेकिन सिर्फ इतना ही पूछती है कि डुआन को किस टाइप की लड़कियां पसंद है, वो किन में इंटरेस्टेड है। फैंग बहुत पूछता है, लेकिन वो कहती है किसी के लिए नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए ये पूछ रही हूँ। अब फैंग ये सुनते ही अपसेट हो जाता है और करीब ही किसी होटल में जहाँ डुआन रह रहा था उसके पास भागकर पहुंच जाता है और कहता है, तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। डुआन को लगा था कि ये टिंग के बारे में बोल रहा है, तो वो भी नाम लिए बगैर कहने लगता है, हमारे बीच सिर्फ एक किस हुई थी और वो भी मैंने नहीं, उसने इनिशिएटिव लिया था। अब फैंग तो हैरान रह जाता है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। इतने सालों से मैं लिन के साथ हूँ, मैं तो उसे छू नहीं सका और ये दोनों किस तक पहुँच गए। फैंग डुआन को मना करता है कि खबरदार जो तुमने उसे डेट करने की कोशिश की। डुआन हैरान था कि तुम टिंग के बारे में क्यों पॉसेसिव हो रहे हो। तो जाकर फैंग को पता चलता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। डुआन उसको यही मशवरा देता है कि मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो और जाओ लिन को सब कुछ बता दो, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए और बहुत देर हो जाए। अब फैंग सुबह ही सुबह जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है बीच पर जाता है, वहां पर उसे लिन खड़ी दिखाई देती है। वो जाते ही कुछ भी बोले बगैर उसको किस कर देता है। ये एक फर्स्ट किस थी। लिन रेजिस्ट करती है, लेकिन उससे लड़े बगैर वहां से भाग जाती है। ये सारा कुछ वैन ने भी देख लिया था। अब उसके बाद उनके वापस जाने का समय आता है तो लिन बार बार फैंग को इग्नोर कर रही थी, उसके करीब भी नहीं जा रही होती। एक दफ़ा वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो लिन कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, सुबह के टाइम पे जो हुआ था यही समझो कि वो गुड फ्रेंड्स के बीच में एक एक्सीडेंट था। वैन ने भी ये बात सुन ली थी और वो फैंग को आकर कहता है, उसकी बात तुमने सुन ली है, अब उससे फासला रखना, और बताता है कि मैंने भी वो सब देखा था। और लिन की बातों से लग रहा है कि इसमें उसकी कॉन्सेंट शामिल नहीं थी। अब वो लोग यूनिवर्सिटी में वापस पहुंच जाते हैं और लिन बार बार फैंग को इग्नोर किए जा रही थी, लेकिन वो फिर भी हमेशा उसके पास आकर बैठ जाता था और यही हक जताता था कि मैं तुम्हारा गुड फ्रेंड हूँ, तुमने अपने मुंह से मुझे बोला है और मैं वो हर काम करूँगा जो गुड फ्रेंड्स करते हैं। और फिर हमें रूटिंग को दिखाते हैं, उसने भी अभी तक हार नहीं मानी, अपने बारे में ख्यालात बदल कर रहेगी। अब एक दफ़ा वैन लिन के पास आता है, उसका मूड ऑफ था तो उससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ टेनिस की प्रैक्टिस करो, और फिर उसे अपने साथ बहुत प्यार से टेनिस खेलना सिखाता है। लिन ने आज बहुत इंजॉय किया था। वो दोनों एक गेम भी लगाते हैं जिसमें जानबूझकर वैन हार जाता है और इन दी एंड उसे एक क्यूट सा बॉल वो गिफ्ट में भी देता है और उसके बाद वो दोनों डिनर करने भी जाते हैं। फैंग को उसके फ्रेंड्स ने इन दोनों की डिनर पर जाते हुए फोटो सेंड कर दी थी। फैंग लिन को मैसेज करता है तो वो कहती है कि मैं एक गुड फ्रेंड के साथ डिनर पर आई हूँ। अब ये सुनकर तो फैंग हैरान रह जाता है, मैं भी गुड फ्रेंड था और हमारे बीच किस भी हो चुकी है, कहीं ये सारा कुछ वैन के साथ ना हो जाए। अब जब उनका डिनर ओवर होता है तो उस टाइम वहाँ बारिश हो रही थी। वैन जाता है और लिन के लिए एक छाता खरीदने लगता है, लेकिन वो उससे कुछ लेना नहीं चाहती थी, उससे मना कर देती है और इशारे से कहती है हॉस्टल करीब है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अब बारिश में दौड़ते दौड़ते उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो सीधा जाकर फैंग के अंदर टकराती है। यहाँ पर फैंग बहुत ही रोमांटिक स्टाइल से उसे संभालता है। फैंग साफ साफ उसे यहाँ पर कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुड फ्रेंड नहीं बनना चाहता, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। लिन को लगा था कि ये फिर से मुझे किस करेगा, लेकिन वो उसके लिप्स के आगे से हाथ हटाकर फिर से उसे किस कर लेता है। अब वो दोनों बारिश में छाते के नीचे एक रोमांटिक मौसम में खड़े किस कर रहे होते हैं कि वैन भी लिन के लिए छाता खरीदे उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है कि कहीं रास्ते में वो मिले तो मैं उसे कवर करूँ। यहाँ पर फैंग के दोनों फ्रेंड्स उनको देख लेते हैं और उनकी एक फोटो भी बना लेते हैं। अब मजे की बात है कि फैंग लिन को ड्रॉप करने जाता है, लेकिन वो उससे नाराज नहीं हुई थी और उसने उसे सिर्फ इतना ही कहा था कि इस बात का जवाब मैं सोच के दूंगी। उधर फैंग ने अपने फ्रेंड्स की खींची हुई वही फोटो देख ली थी और वो देख कर वो बहुत खुश होता है। उसके फ्रेंड्स यही फोटो वैन के फ्रेंड को भी भेज देते हैं ताकि वैन को इस सारे मामले से दूर रख सके। वो फ्रेंड जब वैन को ये फोटो दिखाता है तो वैन बहुत सैड हो गया था। उस दिन भी उसने सुबह सुबह उनको यही करते देखा था और आज फिर बारिश में भी यही सीन हुआ था।
अब वो इतना हर्ट होता है कि खुद को एग्जॉस्ट कर देता है जाकर टेनिस की प्रैक्टिस कर। जबकि उधर फैंग, उसने लिन का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। वो जहाँ जाता था उसकी केयर करता था, उसका ख्याल रखता था। उसे कहीं भी हेल्प की जरूरत होती थी तो पहुंच जाता था। और स्केचिंग की क्लास तो वो सिर्फ लिन के लिए ही लेने आता था। सारा टाइम बैठा उसी को देखता रहता था और ये बात प्रोफेसर ने भी नोट की थी। अब लिन एक दफा उसे साइड पर बुलाती है और उससे कहती है, मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत टाइम तुम्हारे साथ गुजारा है, हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहे हैं, और ये एब्रप्ट चेंज, ये मेरा माइंड अभी एक्सेप्ट नहीं कर सक रहा, इसलिए मुझे खुद को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। प्लीज तब तक मुझसे फासला रखो, मुझे खुद को चेंज करने में थोड़ा सा समय चाहिए और आई होप तुम मुझे वो दोगे। फैंग भी ये मान जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लिन ने अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट कराना था, लेकिन उसके लिए उसे डिजाइनिंग के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए थी। उनका स्टूडियो तो बंद हो जाता है रेनोवेशन के लिए, तो वो सोचती है कि क्यों ना कुछ अरसे के लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लूं। लेकिन यूनिवर्सिटी के करीब कोई अच्छा अपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ये बात किसी तरह फैंग को भी पता चल जाती है और वो उसकी हेल्प करना चाहता था चोरी चोरी। वो एक सॉल्यूशन निकालता है, खुद से ही एक बिल्डिंग में 2 अपार्टमेंट रेंट पर ले लेता है और उसके बाद एजेंट को अपने साथ मिलाता है और बहुत कम रेंट डिस्प्ले करके लिन को वही अपार्टमेंट कोई सजेस्ट कर देता है। फैंग खुद ही बहुत प्यार से उस घर को सजा रहा होता है। इतने में लिन वही घर देखने के लिए आ जाती है। वो जाकर कपबोर्ड में छुप जाता है। उसकी फ्रेंड जूरी ने उसे वहां पर देख लिया था। उसकी चीख निकल गई थी, लेकिन फिर भी वो फैसला करती है कि वो फैंग का साथ देगी और लिन को मशवरा देती है कि अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, इससे अच्छा अपार्टमेंट कहीं नहीं मिलेगा इस रेट पर। उधर हमें रूटिंग को दिखाते हैं। वो डुआन के पीछे पीछे एक प्लांट बेस में गई हुई होती है। वो बहुत रिमोट एरिया था और जब वो वहां पर जाती है तो एक काऊ उसे काफी तंग करती है। यहाँ पर आकर डुआन ही उसे बचाता है और उसका सारा सूटकेस भी बिखर गया था। अब वो कहता है कि मैं ही तुम्हारे कपड़े भी धो कर दूंगा। उधर लिन जब अपने अपार्टमेंट में जाती है, उसे आवाज आती है जैसे अंदर कोई नहा रहा है। वो जाकर देखती है तो फैंग वहां पर नहा रहा था। अब वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है, इवन के उनके वॉशरूम का दरवाजा भी अंदर से लॉक हो गया था। फैंग आता है, खुद को कवर करता है और उसके बाद उसे वो दरवाजा खोलकर बाहर निकालता है। एक्चुअली गलती से लिन साथ वाले अपार्टमेंट में चली गई थी और फैंग ने दोनों अपार्टमेंट्स का कोड एक ही रखा हुआ था। अब यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात होती है तो फैंग उसे बताता है कि ये इत्तेफाक है कि मैं तुम्हारे साथ वाले घर में रहता हूँ। एक्चुअली हॉस्टल में बहुत शोर होता था और मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, इसीलिए मैं थोड़े अरसे वहाँ शिफ्ट हो। वेल, अब इसके बाद वैन का आज एक टेनिस का मैच था जो देखने के लिए लिन ने जाना था। फैंग भी जबरदस्ती वहाँ पहुँच जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वैन के अपोनेंट को सपोर्ट करने लगता है। लेकिन इन दी एंड वैन ही वो मैच जीत गया था। जब वो जीतता है, उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, तो उसी बीच वो माइक पकड़ता है और किसी स्पेशल इंसान का थैंक्स करने लगता है। और अब फैंग को ऐसा लगा था कि जैसे वो यहाँ पर एक बहाने से लिन को प्रपोज करने वाला है। फैंग बहुत इनसिक्योर फील करता है और जाकर उसके हाथ से माइक पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते, इस वक्त लोगों के बीच तुम उस पर प्रेशर डालकर उसे प्रपोज ना करो, क्योंकि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता सकेगी। वैन को भी उसकी ये बात समझ आ गई थी और वो इस हरकत से खुद को रोक लेता है। लेकिन लिन को भी बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि आज वैन क्या करने वाला था। वो उसके रूम में जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम ये सारा कुछ मेरे लिए करने लगे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती, इसलिए क्या प्लीज हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, प्योर फ्रेंड्स वाली फीलिंग। वो उसे प्रॉमिस करने को कहती है, लेकिन वैन के अपने बस में ही नहीं था। वो ये प्रॉमिस उससे कैसे कर सकता? वो एक बहाने से कहता है कि खेल खेल के मेरी बाजू में दर्द हो गया, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। लेकिन एक्चुअली इस बात ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। उधर रिमोट एरिया में टिंग के साथ हमेशा कोई ना कोई हादसा होता रहता था। कभी उसे डक्स तंग करती थी तो वो जाकर डुआन से चिपक जाती थी और उसकी इतनी क्यूट सी हरकतें डुआन को बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह से वो उसकी खातिर इतनी दूर आकर इतनी मुश्किल हालात में रह रही थी। उधर एक दिन वो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट पर होते हैं। फैंग नहा रहा था कि अचानक से वहाँ पर पावर ऑफ हो जाती है। उसे लिन की बहुत टेंशन हो रही थी कि वो रात में अंधेरे में कहीं डर ना जाए। वो उसके दरवाजे पर आता है, लेकिन पावर ऑफ होने की वजह से डोर का सिस्टम अंदर से नहीं चल रहा था। फैंग बाहर से किसी तरह कोड लगा के दरवाजा एक दफा तो खोल लेता है, फिर अंदर आता है। उसके बाल गीले थे तो लिन को फिक्र होने लगती है, उसे टॉवल कराती है। उसके बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि उन्होंने मैचिंग कपल वाले ड्रेस भी पहने हुए हैं। एक्चुअली ये उन दोनों की मम्मी की शरारत थी, उन्होंने ये कपड़े खरीदे थे। यहाँ पर फैंग उसका मसला हल करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि किसी और वजह से इस फ्लोर पर पावर ब्रेक डाउन हो गया है। और जब वो जाने लगता है तो दरवाजा भी नहीं खुलता, क्योंकि उस डोर पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। अब मजबूरन फैंग को लिन के घर पर ही आज रात ठहरना पड़ेगा। वो वहाँ पर कैंडल तलाश कर रहा होता है तो यहाँ पर उनकी एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है। वो लिन से बहुत सॉरी करता है कि इस दफा मैंने जानबूझ के नहीं किया।
उसके बाद वो सारी रात काफी इंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ स्केचिंग करते हैं और लिन टाइम पास करने के लिए फैंग को बहुत कुछ सिखाती भी है। इन दी एंड वो दोनों सुबह ही सुबह काउच पर सोए पड़े होते हैं। इतने में लैंडलॉर्ड ने आना था उनको एक अल्टरनेट की देने के लिए, लेकिन मजे की बात है कि वो लैंडलॉर्ड कोई और नहीं बल्कि वैन होता है। और वो जब फैंग को और लिन को इकट्ठे एक ही घर में देखता है और मैचिंग कपल वाले ड्रेस भी थे, तो उसका माइंड कहीं का कहीं पहुंच जाता है। लेकिन लिन उसे सारा कुछ क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और उसके बाद वैन उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए भी लेकर जाता है, बताता है ये एक्चुअली वैन की मम्मी का घर था और उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लिन टेनेंट बनकर आई है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि यहाँ का किराया सिर्फ 800 है। ये बात सुनकर वो हैरान रह गया था और उसे कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई थी कि ये फैंग ने उसके लिए इतना कुछ किया है। वो जब साइड पर होती है तो वैन कहता है वाओ तुम तो बहुत केयरिंग हो, लेकिन क्या फायदा, लिन को ये पता ही नहीं चलना, मैंने भी उसे नहीं बताना। अब थोड़ी देर बाद वैन लिन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे इंग्लिश की कोचिंग करा दिया करो क्योंकि मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है। वो उसे अगले दिन अपने अपार्टमेंट पर बुला लेती है। अब फैंग इतना जेलस हुआ था कि वो भी उसी टाइम पर उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। अब लिन कहती है कि फैंग यहाँ आ गया तो वही तुम्हें सिखाएगा, ये भी पता है हाई स्कूल में हमेशा इंग्लिश में मेरी कोचिंग किया करता था, इसकी इंग्लिश में से बहुत बेहतर है। अब फैंग को मौका मिल जाता है वैन का ट्यूटर बनने का और वो उस पर इतनी सख्ती करता है और उसे इतने सारे क्वेश्चन कराता है कि उस बेचारे की बैंड बच जाती है। अब नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं कि लिन का स्विमिंग का एग्जाम होना था। वहाँ पर फैंग भी आता है उसकी केयर करने के लिए और उसे चीयर अप करने के लिए, लेकिन मजे की बात है कि वैन भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। वैन एक्चुअली स्पोर्ट्स में बहुत आगे था और इस समय पर जब लिन का एग्जाम था वो स्पेशली वहाँ पर अपीयरेंस दे रहा होता है। एक रेफरी बनाकर उसे हायर किया गया था और वो बहुत सारी सीटियां बजा बजा कर फैंग को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, आउटसाइडर बॉयज अलाउड नहीं है। इन द एंड जब उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है तो एक पॉइंट था कि लिन पानी में डूबती चली जाती है। फैंग को और वैन को दोनों की इसकी बहुत फिक्र होती है। वो जाकर उसे बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि उसे किडनी में एक्सट्रीम पेन हो रही है, जिसकी वजह से वो खुद को काबू नहीं कर पा रही थी और ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। एम्बुलेंस को आने में आधा घंटा लग जाएगा। ये सुनकर वैन और फैंग दोनों उसे उठाते हैं और टैक्सी में बिठाकर ले जाने लगते हैं। फैंग टैक्सी में उसके साथ था। रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाती है तो वैन अपनी बाइक पर आता है और सारी ट्रैफिक क्लियर कराता है। वो दोनों उसकी जिस तरह से फिक्र कर रहे थे बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन एक पॉइंट था कि फैंग उसे उठाता है और 2 ब्लॉक्स दूर हॉस्पिटल तक उठाकर भाग कर ले जाने लगता है। रास्ते में एक गाड़ी उसे टक्कर भी मार देती है। फैंग बुरी तरह से जख्मी हो गया था लेकिन उसे खुद की कोई परवाह नहीं थी। वो बस लिन को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था। अब लिन तो हॉस्पिटल पहुंच गई थी लेकिन फैंग की आर्म ज्यादा इंजर्ड थी, उसे फ्रैक्चर हो गया था और वो लोग उसी को ही ड्रेसिंग करने लगते हैं। इतने में लिन होश में आ जाती है। उसकी कंडीशन बेटर थी, उसकी किडनी में स्टोन था लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बिना ऑपरेट किए रिमूव हो सकता है। वैन उसका हाल चाल पूछने जाता है लेकिन लिन को अगर किसी की फिक्र थी तो वो सिर्फ फैंग था। वो बार बार उसी का नाम ले रही थी। फैंग को ये पता चलता है तो वो अपनी आधी ड्रेसिंग बीच में ही छोड़ उससे मिलने पहुंच जाता है। वो दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे, एक परफेक्ट कपल। और वैन बस उनको इस तरह से देखता है और सैड होकर वहीं से ही वापस मुड़ जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।